हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छी तरीके से इस कंप्लीट पैकेज वीडियो में हमने आपको सारी चीजें देने की कोशिश करी है। करना क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपको वीडियोस देखनी है तो आप जाइए, आप हमारी प्लेलिस्ट सर्च आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए क्या है दोस्तों, नोट्स के लिए हमने ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई पाठशाला ऐप पे अपलोड किया हुआ है। और हमने ये सारी चीजें बच्चों को बहुत ही मतलब कम प्राइजेस में रखी हुई है, 9 रुपए में रखी हुई है हमने। कोई 9 रुपए बड़ी बात नहीं है जब आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेस हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। जल्द ही हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 11th क्लास के बच्चे हिस्ट्री वाले हो, पॉलिटिकल वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो। कि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम कुछ भी चीजें हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्स पे उगता है, कहने का मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने गेहूं है जो उगाया है, ठीक है। मैंने गेहूं नेचुरल फर्टिलाइजर से या खेती से मैंने उगा लिया है, ठीक है। मैंने गेहूं अगर उगा लिया है तो गेहूं उगाने के बाद मैंने क्या करा, उस गेहूं के अंदर थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड कर दिया। क्या उगाया मैंने नॉर्मल अपने खेती करके मैंने गेहूं उगा लिया। अब गेहूं उगाने के बाद मैंने क्या करा, उस नेचुरल रिसोर्स के अंदर कुछ वैल्यू को ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब मैंने गेहूं को क्या करा, मैं मार्केट में लेके गया, या मैंने गेहूं को क्या करा, मैंने इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ऐड करके उसको कन्वर्ट कर दिया आटे के अंदर। तो जब मैंने उसे आटे में कन्वर्ट कर दिया, सो दिस इज द सेकेंडरी एक्टिविटी। मतलब आप अगर किसी सेकेंडरी एक्टिविटी एड्स द वैल्यू ऑफ नेचर रिसोर्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल इनटू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट। कहने का मतलब आपने गन्ना उगाया मार्केट के अंदर, सॉरी मार्केट में कह रहा हूं, खेतों में गन्ना उगाया। गन्ना उगाने के बाद आपने सिंपल सरल आपने क्या करा, गन्ने से आपने चीनी बना दी। सो दिस इज मींस दैट आपने एक रॉ मटेरियल को, एक प्रोडक्ट को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगा के आपने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया किसी दूसरे वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। सो दिस इज द सेकेंडरी एक्टिविटी। समझ रहे हैं? अभी आप इसमें कुछ बेच नहीं रहे हैं, इतना सा ध्यान रखना। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे फैक्ट्री इनपुट आउटपुट ये बहुत मैटर कर जाता है, जिसकी वजह से हम सेकेंडरी एक्टिविटी के हिस्से को समझते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के साथ और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए कॉटन है। कॉटन आप क्या करते हैं, कॉटन आप उगाते हैं। गुजरात की साइड के अंदर कॉटन बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उगता है। एक टाइप है हमारा आयरन ओर बोलते हैं, आयरन ओर बोला जाता है। अब यहाँ पे कॉटन से आपने क्या करा, कॉटन से आपने धागा बना दिया क्योंकि कॉटन से आप धागा बना सकते हैं। धागे से आपने कपड़ा बना दिया। सो इट मीन्स दैट पहले तो आपने रॉ मटेरियल के बिहाफ पे कॉटन लिया था, उस कॉटन में थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी ऐड करी, जैसे आपने धागा बना दिया, थ्रेड बना दिया। उसके बाद आपने उसमें थोड़ी और टेक्नोलॉजी ऐड करी, देन यू मेक द क्लोथ्स, और आपने क्लोथ्स बना दिए। और उसके बाद दूसरा आपने क्या करा, धरती के अंदर से आपने आयरन ओर लिया। देखिए ऐसा तो नहीं होता ना कि धरती, आपने कहा कि अपने पापा को बोला कि पापा चलिए लोहे का एक गेट हमें चाहिए घर पे लगाने के लिए, तो आप जमीन खोदेंगे और लोहे का गेट निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें जमीन के अंदर से लोहा प्राप्त नहीं मिलता है, जमीन के अंदर से हमें लोहे के अंश वाला एक प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम आयरन ओर बोलते हैं। आयरन ओर ये एक साइंटिफिक टर्म हो सकती है, ज्योग्राफिकल टर्म हो सकती है, और इसको जब हाईली टेम्परेचर के ऊपर हीट करा जाता है तो इसके अंदर से निकलता है लोहा, जो आयरन ओर के अंदर से निकलता है। उसके बाद उसको गलाया जाता है, सुखाया जाता है, देन फाइनली उसे पीटा जाता है, रॉड आयरन, पिग्ड आयरन में कन्वर्ट करा जाता है, देन फाइनली हम उस आयरन का यूज कर पाते हैं। तो सिंपल शब्दों में आपने क्या समझा, आपने देखा कि दिस इज द प्राइमरी एक्टिविटी। जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हमने इकट्ठा करा और उसके अंदर से हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके हमने उसमें से लोहे वाली मात्रा निकाल ली। दैट मीन्स हमने थोड़ा सा उसमें इनपुट दिया, और इनपुट देने के बाद हमने फाइनली उसके अंदर से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यही पूरा सेकेंडरी एक्टिविटी का एक सिंपल सा झोल झाल है जो पूरे चैप्टर में समझाने की कोशिश करी गई है। सो अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व्स a full array of the production from handicraft, molding iron and steel, stamping out of the plastic toys। जितनी भी चीजें आप बना रहे हैं ना, सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व करती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। देखिए ये सारी मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। मार्केट में कुछ भी बनता है ना, हम इसे भी बेच नहीं रहे। अभी हमने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके, हमने सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके हमने एक नया इनिशिएट दिया है, मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बना दिया। तो कहने का मतलब आप हैंडीक्राफ्ट से लेके स्टील की बड़ी कंपनियां, जहाज के पार्ट्स, उसके बाद पेट्रोल पंप से निकलने वाला तेल,
कुछ भी आप सिर्फ रॉ मटेरियल से लेके अगर बना देते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी ले लेते हैं, मतलब कर लेते हैं, तो सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग हमें करना पड़ता है, उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, जैसे कि हमें एप्लीकेशन ऑफ पावर चाहिए, मतलब अगर फैक्ट्री सेटअप करनी है तो भाई पावर की जरूरत है। हमें मास प्रोडक्शन करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उसके बाद हमें पूरी तरीके से एक ऐसे प्रोडक्ट को पहचानना होता है जिसके ऊपर किसी कंपनी को काम करना है। मतलब आपने चाय जो होता है, चाय आपने आसाम के अंदर से चाय की पत्तियां लेके आ गए, लेकिन चाय पत्तियां बनाने के बाद आपने उसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ऐड करी और आपने चाय बना दिया, तो अपने एक प्रोडक्ट की पहचान करी ना, आपने कुछ और बनाया या कुछ भी बनाया उसके थ्रू, तो उससे आपने क्या बना दिया, उससे आपने चाय बना दी और फिर वो पूरी तरीके से एक प्रोडक्ट बन गया, वैल्यूएबल प्रोडक्ट। यहाँ पे लेबर की जरूरत पड़ जाती है और यहाँ पे स्टैंडर्ड कम्युनिटीज की जरूरत पड़ जाती है। मतलब स्टैंडर्डाइज कम्युनिटीज का मतलब ये होगा कि कुछ भी चीज हो रहा है तो उसे मैनुअली भी करना पड़ता है और स्टैंडर्ड तरीके से भी करना पड़ता है। अब एट प्रेजेंट टाइम पे अगर हम देखें आधुनिक बड़े पैमाने पर निर्माण के लक्षण, यानी कि लार्ज स्केल अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कैसी हो रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटी बिना मैन्युफैक्चरिंग के नहीं हो सकती है। तो जब सेकेंडरी एक्टिविटी बिना मैन्युफैक्चरिंग के नहीं होगी तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि अगर लार्ज बेस्ड पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अब इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए स्किल और मेथड प्रोडक्शन। कहने का मतलब अगर हमें मास प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें पूरी तरीके से एक अच्छे क्या कहते हैं ऐसा टास्क बनाना पड़ेगा वर्कर्स का, जो रिपीटेडली कंटिन्यू एक ही काम को करता रहता हूं। आपने पिज्जा बर्गर का एक कहानी सुनी होगी, पिज्जा बर्गर बनाने की। उसमें क्या होता है, एक का काम सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ अगर टमाटर काटना है तो उसका काम सिर्फ टमाटर काटना ही होगा। कंटिन्यू एक ही काम को बहुत ही मल्टी तरीके से करने का तरीका जो है अगर किसी एक वर्कर को परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाता है, सिंपल सा समझिए, सिंपल सा फंडा है, अगर किसी वर्कर को परफॉर्म करने के लिए उसका एक ही काम दे दिया जाता है तो वो काम को उतनी ही एफिशिएंसी से और उतनी अच्छी तरीके से कर सकता है जितना दूसरा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन on a large quantity standardized part of each worker performing only one task repeatedly। बहुत बड़े मास प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप देखते हैं हर किसी का एक स्पेशल टास्क होना चाहिए और हमेशा वो उसी को ही रिपीट करता रहे, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या मेथड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस रोबोट का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा, देख रहे, इसका काम सिर्फ नट लगाना है, इसका काम सिर्फ डब्बों को उठा के रखना है। ऐसा इसलिए करा जाता है कि ईच वर्कर को अगर एक ही काम दे दिया जाए ना, सिर्फ एक ही काम, तो वो काफी अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही स्टैंडर्डाइज और स्किल्ड लेबर पे करने की क्षमता रखता है। तो ऐसा ही असेंबली लाइन आप देखते हैं फैक्ट्रीज में बनाई जाती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये बेसिक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ ताकि चैप्टर को समझने में आपको आसानी रहे। अब यहाँ पे मशीनीकरण यानी कि मैकेनिज्म जो होता है, स्पेशली मशीनिज्म सॉरी, वो उसमें तो आपको पता है कि कुछ भी गैजेट हमें चाहिए तो भाई स्पेशल टास्क करने के लिए हमें मैनुअल लेबर तो चाहिए, लेकिन साथ में ऑटोमेशन भी होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे काम जो होते हैं कंटिन्यू लेबर नहीं कर सकती है, मशीन की हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है, इसीलिए इसकी जरूरत है। दूसरा टेक्निकल इनोवेशन, यहाँ पे तकनीकी क्या कहते हैं डेवलपमेंट। कहने का मतलब अपनी फैक्ट्रीज के अंदर अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो उसके अंदर कंटिन्यू कोई ना कोई इनोवेशन होना जरूरी है। मतलब आप सेम ओल्ड फैशन तरीके से कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं, आप कंपनी में दूसरे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्टारिफिकेशन का मतलब होगा स्तरीकरण, मतलब काम को बांट देना कि कौन सा डिवीजन ऑफ लेबर कर देना ताकि जो गुड्स है या लेस एफर्ट लगे या पैसा कम लगे। इससे क्या होगा, अगर एक ही बंदा कंटिन्यू एक ही काम को करता रहेगा तो उससे टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं फर्क भी पड़ेगा और हम पूरे तरीके से हर किसी के काम को जज कर सकते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये वाला हिस्सा पूरी तरीके से बहुत मैटर कर जाता है कि कॉम्प्लेक्स जो क्या कहते हैं मशीन टेक्नोलॉजी होगी वो अपना अलग काम करेगी, जिन लेबर्स को काम पे रखा गया वो अपना अलग काम करेगी, और यहाँ पे फिर R&D दैट मीन्स क्या कहते हैं आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो टीम होती है वो अपना अलग काम करेगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है काफी अच्छे तरीके से चल पाएगा। अब यहाँ पे अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जहाँ इंडस्ट्रीज लगाई जाती है वो ये मैटर बहुत ज्यादा कर जाता है ये चीजें,
कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रहता है कंपनी का, या हमेशा हम अगर कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जो है उठा रहे हैं तो जरूरी नहीं है रॉ मटेरियल हर जगह एक जैसा अवेलेबल होता है, एक जैसा एक्सेस कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा रॉ मटेरियल का। आपको ये ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल हमें मिलता है ना, दिल्ली में कुछ है और क्या कहते हैं आपका बिहार में कुछ है, पंजाब में कुछ है, कोलकाता में कुछ है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफिकल वाला तो होता ही है। तो उस हिसाब से आप देखते हैं कि लोकेशन बहुत मैटर कर जाती है। मतलब अगर आपने गन्ना उगाया है, तो गन्ना अगर आप हरियाणा का किसान है और आपने गन्ना उगाया, तो गन्ने की वजह फैक्ट्री के पास आपको गन्ना लेके जाना है ना, तो आपको उतना ही रखना पड़ेगा जितनी दूर पर आप लेके जाए और आपका सामान आसान से बिक जाए। याद रखना, ऐसा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए। तो इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज द प्रॉफिट रिड्यूसिंग द कॉस्ट, एंड दिस देयरफॉर इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। इसलिए कोशिश क्या करी जाती है कि मान लीजिए कि मैंने अगर गन्ना उगाया है, तो मैं उस गन्ने को बेचने के लिए बिहार का किसान पंजाब नहीं जाएगा। पंजाब जाएगा तो वो होता है ना, उसका मटेरियल का जो कॉस्ट होता है, वेट होता है, जो क्वांटिटी होती है, वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी इंडस्ट्री लगी हो उसी के आसपास में थोड़े से ही दूर किलोमीटर के अंदर खेती हो रही हो, ताकि रॉ मटेरियल बहुत आसानी से एक्सेस हो जाए किसी भी कंपनी को। ठीक है, इससे जब भी वो दूसरे वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बना पाएगा। वो उसके बाद वही, अगर उसने बना भी लिया तो बेचने के लिए मार्केट का होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में तो सामान बिकेगा ना। इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, इतना सारा कुछ बना लिया, और बनाने के बाद अगर आपको मार्केट नहीं मिलेगा, बेचने के लिए आपको आसपास मार्केट नहीं मिलेगी, तो उसका करोगे क्या, है ना। तो इसीलिए मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सेलर सेल कर सकता है, परचेज करने वाला परचेज कर सकता है, खरीदने वाला खरीद सकता है, बेचने वाला बेच सकता है। इसीलिए एक्सेस टू रॉ मटेरियल, अगर कोई भी इंडस्ट्रीज लगानी है तो रॉ मटेरियल लगाना या पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो रॉ मटेरियल अगर पता ही नहीं होगा कि रॉ मटेरियल है कहाँ या रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए कोशिश करा जाता है कि रॉ मटेरियल अगर कहीं सस्ता और आसानी से मिल जाए अवेलेबल, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी रिड्यूस हो सके, तो इसीलिए कंपनियां आसपास मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहां पे ही आसपास सेटअप करती है जहां पे रॉ मटेरियल आसानी से एक्सेस हो जाता है। ठीक है, ये भी है। उसके बाद लेबर सप्लाई, लेबर जब तक सस्ती नहीं मिलेगी तो कोई भी कंपनी काम नहीं कर पाएगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए ही चाहिए हमें, मतलब बिजली चाहिए ही चाहिए। अगर इंडस्ट्रीज को चलाना है हमें, अगर लोहे की कोई इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम की कोई इंडस्ट्री है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो जब बिजली की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए पावर एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, और इवन लेबर की तो जरूरत पड़ेगी, चाहे स्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड लेबर हो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। सामान को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है, और कम्युनिकेशन आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है बंदा किसी कंपनी से, ग्राहक से, कस्टमर से, अपने लेबर से, किसी भी चीज़ से। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर जाती है कम्युनिकेशन के लिए। सरकारी नीति इसलिए मैटर करती है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे सरकार की गतिविधियां या सरकार के कामकाज में उस पर कोई फर्क ना पड़े, समझ रहे। तो इसीलिए कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी जाती है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस होता रहे, और उसके बाद सरकार की नीतियों के खिलाफ भी ना जाए। मतलब आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर में आएगा नहीं ना। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी भी मैटर कर जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे लिंक टू इंडस्ट्रीज कहने का मतलब एक इंडस्ट्रीज को दूसरी इंडस्ट्री से कनेक्ट होना जरूरी है। मान लीजिए कि ये इंडस्ट्री जो है वो टेलीकम्युनिकेशन वाली है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन है, तो इसको डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो डेटा के लिए इसको दूसरी कंपनी से कनेक्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस कंपनी को इससे कनेक्ट रहना पड़ेगा। एक कंपनी दूसरी कंपनी से कनेक्ट रहती है। अगर कोई भी बंदा रॉ मटेरियल बनाता है, रॉ मटेरियल से गन्ने से चीनी बना रहा है, तो चीनी बनाने के लिए उसे पन्नी वाली कंपनी से भी कॉन्टेक्ट बनाना जरूरी है, या चीनी जहाँ बिकेगी उससे भी कॉन्टेक्ट करना जरूरी है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सारे गुरु मंत्र है जो आपको जरूरत पड़ती है या आपको पड़ती रहती है। तो इसीलिए आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, हो सकते हैं। और तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर पूरा फोकस हो रहा है, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटी हमेशा मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड होती है। हम हमेशा रॉ मटेरियल को पूरी तरीके से किसी एक वैल्यूएबल इनपुट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी ना, तो उसकी 4 बेस ही हमें देखने को मिलेंगे। एक है कि इंडस्ट्री की साइज की है, बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है। उसके बाद ये जो इंडस्ट्री है वो कौन से रॉ मटेरियल पे बेस्ड है, क्या वो एनिमल पे बेस्ड है, क्या वो केमिकल पे बेस्ड है, क्या वो लकड़ियों पे बेस्ड इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से।
उसके बाद आउटपुट और प्रोडक्ट के हिसाब से भी इंडस्ट्री पाई जाती है। आउटपुट इसका मतलब जो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे कॉटन बनाना है, तो सॉरी मुझे कपड़े बनाना है, तो मुझे थ्रेड वाली जो धागे वाली इंडस्ट्री होगी उस पर बेस्ड होना होगा। मुझे अगर कोई नट बोल्ट बनाना है, कोई स्क्रू बनाना है, तो मुझे उसके लिए लोहे वाली इंडस्ट्री पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है। और प्रोडक्ट बेस्ड यानी कि कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। और उसके बाद ऑनरशिप बेस्ड मतलब सरकार के हाथों में कितनी है, प्राइवेट हाथों में कितनी है, या दोनों मिलकर कौन कौन से चला रहे हैं। सो दीज ऑल आर द मेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो आपको ये दिखाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से जो सेकेंडरी एक्टिविटी जिस किसी भी प्रोसेस में होती हुई गुजरती होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज में होती हुई गुजरती होंगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ जाएगा तो आप काफी हद तक चीजों को कवर कर पाएंगे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब ये होता है साइज बेस्ड इंडस्ट्री, आकार के आधार पर, यानी कि इंडस्ट्री है जो वो साइज के आधार पर है। तो साइज के आधार पर तीन इंडस्ट्री देखने को मिलती है। एक होती है कॉटेज इंडस्ट्री, जो घर की हाउस होल्ड कुटीर उद्योग इंडस्ट्री बोलते हैं जिन्हें, और उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री जिसमें ज्यादा लेबर नहीं, ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं, इसलिए स्मॉल स्केल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं ये। उसके बाद लार्ज स्केल बेस्ड इंडस्ट्री, जो बहुत ही बड़े लेवल पर मास प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, वो लार्ज बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। तो तीनों के अंदर क्या वेरिएशंस होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलो या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बोलो, आप देखते हो कि इसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल मिलता है ना, कोई भी आर्टिशियंस होगा, कोई भी बनाने वाला कलाकार या कारीगर जो होगा, वो लोकल रॉ मटेरियल पे बेस्ड होगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी को खाट बनानी है तो लक्कड़ उसको आसपास के इलाकों में मिल जाएगी। किसी को गमला बनाना है तो मिट्टी उसके आसपास के इलाकों में मिल जाएगी। किसी को मोमबत्ती बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल या धागा डाई उसको आसपास मिल जाएगी, वो मोमबत्ती बना सकता है। तो इस तरीके से ऐसे रॉ मटेरियल जो होते हैं वो आप लोकल बेस इंडस्ट्री से कवर कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें आप एवरीडे लाइफ की जो चीजें होती हैं, गुड्स, वो बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्रोडक्ट ज्यादातर आप अपनी फैमिली के मेंबरों के थ्रू या नॉर्मल 2-4 बंदे मिलकर इन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। आपने देखा होगा रोड के साइड के किनारे के अंदर बहुत से लोग जो होते हैं, राजस्थानी लोग, वो कुछ ऐसे लोकल चीज़ों को बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखते हैं कि कोई चाकू हो गया या कोई ऐसा मटेरियल सिलबट्टा हो गया, तो वो जो चीज़ें होते हैं ये बिल्कुल हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, जिसमें कोई भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की और ज़्यादा लोगों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। इसीलिए आप देखेंगे इसमें कैपिटल और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें ज़्यादा नहीं लगता है और ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने घरों में बनाते हैं, लोग इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और सामान इनसे खरीद लिया जाता है। जीतालाल का एग्जांपल अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कुछ आर्टिफैक्ट टाइप है चीजें। कोई कुम्हार है, उसे अपना मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है और वो क्या कहते हैं, सामान बना ले रहा है। और कुछ वुड्स या बैम्बू से हम लोकल होता है ना, बास्केट्स बना देते हैं। केरला साइड के अंदर बास्केट, तमिलनाडु साइड के अंदर बास्केट्स बनती हैं। तो वो भी पूरी तरीके से ऐसी इंडस्ट्री जो लोकल होती है। कोई बंदा देख रहे हो कोई ऐसा पिलर बना रहा है या कोई खाट बना रहा है, कुछ बना रहा है ना, तो ये भी एक नॉर्मल कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री होगी। आपको खाट को बांधने के लिए बात की जरूरत पड़ती है, तो लोकल में भी आप उसे अवेलेबल करा के इसको बना सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा खर्चे की जरूरत या ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। सो दैट इज इसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। अब आता है थोड़ा सा, वो होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेस। ये भी किसी एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं, लेकिन इसमें बड़े लेवल पे काम नहीं होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर दोनों की जरूरत हो सकती है। मतलब इसमें हमारे पास अंधे लूले लंगड़े जैसे भी होते हैं, मतलब एज आई डोंट वांट टू से समथिंग लाइक दिस कि कैसी भी लेबर चलेगी। कहने का मतलब यहाँ पे कि पहली से 8वीं पास भी बंदा चलेगा, 9वीं से 12वीं भी चलेगा, कॉलेज वाला भी चलेगा और अच्छा खासा ग्रेजुएट भी चलेगा। तो इसीलिए इसमें हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोकल लो मटेरियल हमें मिल जाता है, सस्ती बिजली मिल जाती है, और जो भी हमें क्या कहते हैं लेबर चाहिए होती है वो हमें क्या कहते हैं स्किल्ड और सेमी स्किल्ड भी चाहिए होती है। बस इसका मेन काम ये होता है कि लोकल लेवल पे ये थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देता है, जिसमें महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं और थोड़े बहुत ओल्ड एज टाइप के लोग भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे सिलाई मशीन आपको बनानी है, कपड़ा बनाना है सिलने के लिए, तो घरेलू महिलाएं जो होती हैं घरों के आसपास बहुत ही सस्ते श्रम में अवेलेबल हो जाती हैं। और इस तरीके से आप लोग क्या कहते हैं ऐसा कुछ क्या कहते हैं जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो खोल सकते हैं। ये बिजनेस का बहुत बड़ा आइडिया है, बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें आप बहुत आसानी तरीके से काम कर सकते हैं और ज्यादा इसमें आपको क्या कहते हैं दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारा एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जिसमें हम कंटेंट क्रिएटर्स को बोलते हैं कि आप ऐसा कंटेंट क्रिएट
जनरेट करिए। वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, उसमें थोड़ा सा इनपुट लग रहा है, थोड़ी सी मेहनत लग रही है, और यहाँ पे स्किल और सेमी स्किल लेबर भी काम आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो यूट्यूब चैनल, मैं आप कह सकता हूँ कि वो आपका क्या कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज बेस है, बट दिस इज अ लार्ज बेस इंडस्ट्री। इसमें नहीं चलेगा कोई भी क्या कहते हैं जरा सा भी ढील। तो लार्ज बेस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, इसमें बहुत ही लार्ज मार्केट इन्वॉल्व होता है। इसमें आपको क्या कहते हैं जो भी वर्कर चाहिए वो ऐसे टाइम पास वाले या ऐसे अनपढ़ या पहले से आठवीं वाले ऐसे नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल ऐसे वर्कर चाहिए जो बिल्कुल ट्रेंड हो, स्किल्ड हो। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलप टीम भी होगी। रॉ मटेरियल एक जगह से नहीं बहुत जगह से आएगा इसका। उसके बाद इसको पूरा लार्ज बेस इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हमें बहुत बड़े लेवल पर मशीनों की जरूरत है, बहुत बड़े लेवल पर मैकेनिज्म की जरूरत है, बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी की जरूरत है, वर्कर की जरूरत है, टेक्नोलॉजी एडवांस होनी चाहिए। सो दिस इज अ लार्ज बेस इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री सारे के सारे लोग जितने भी काम कर रहे हैं, अगर आप देखें तो चाहे कॉटेज बेस इंडस्ट्री हो, स्मॉल बेस इंडस्ट्री हो, लार्ज बेस इंडस्ट्री हो, सारे के सारे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके सेकेंडरी एक्टिविटी में एक सेकेंड प्रोडक्ट बना के दिखा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल बेस्ड होती हैं। मतलब कि आप चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो लार्ज बेस इंडस्ट्री हो, और चाहे वो स्मॉल बेस इंडस्ट्रीज हो, तो वो इंडस्ट्री किसी ना किसी रॉ मटेरियल पे बेस्ड होती है, किसी ना किसी रॉ मटेरियल पे। या तो वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होंगी, या वो मिनरल बेस्ड होंगी, या वो केमिकल बेस्ड होंगी, फॉरेस्ट बेस्ड होंगी, एनिमल बेस्ड होंगी, किसी पे तो बेस्ड होंगी ना। मतलब कोई भी इंडस्ट्री लगा लीजिए, वो किसी ना किसी कच्चे माल पर आधारित तो होती ही होती है। जैसे कि किसी बंदे को गमला बनाना है, तो गमला जो है वो मिट्टी से बनेगा, तो मिट्टी एक रॉ मटेरियल है। अब वो मिट्टी कहाँ से पाई जा रही है वो आपको इसमें से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कच्चे माल पे आधारित जो है वो इंडस्ट्रीज अलग अलग टाइप से डिवाइड होती है, जिसमें सबसे पहला मान लीजिए आपको अचार बनाना है, ठीक है। आपने अचार बनाना है, तो अचार जो है वो आपको क्या कहते हैं आम का बनाना है, किसका बनाना है, तो वो आपने अगर आपने अचार लिया, मसाले लिए, आपने रॉ मटेरियल लिया, लेकिन उसको कन्वर्ट करके आपने उसे अचार बनाया, तो अचार के लिए जो लोकल चीजें अवेलेबल होती हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फील्ड एंड द फार्म इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर द रूरल एंड द अर्बन मार्केट। तो इसमें नॉर्मली होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ये भी हो सकती है कि आपने क्या करा, आपने गन्ना लिया, आप उसे लेके गए, देन फाइनली जूस निकाल के उसे गर्म करा, देन फाइनली से शुगर बना दिया। तो ये इंडस्ट्री क्या होगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अचार भी सेम वही एग्जांपल है। उसके बाद आपने कोई कॉफी बनाई है, ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। आपने कोई जूस बनाया है, मतलब मान लीजिए मौसमी का जूस बनाया, आम का बनाया है, या किसी भी ग्रेप्स का बनाया है, तो वो सब एग्रीकल्चर से तो आ रहा है। तो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल मिल रहा है ना, वो रॉ मटेरियल आप देखेंगे कि वो पूरी तरीके से रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड है। तो आपको ऐसे मान लीजिए ये स्केल है, ये एक स्केल है। अब इस स्केल को बनाने के लिए मुझे एल्युमिनियम की जरूरत थी, तो ये एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी ना, क्योंकि एल्युमिनियम मुझे धरती के अंदर से नहीं मिलेगा। धरती के अंदर से इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एल्युमिनियम जो है एक बैकसाइड के अंदर पदार्थ होता है जिसको गर्म करके निकाला जाता है, तो उससे फिर ये स्केल बनाए जाके। तो इस हिसाब से आप किसी भी चीज को देख लीजिए, प्लास्टिक है, लोहा है, या आपके आसपास जो भी चीजें बनी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग होके आई हुई है, उसको आपको पता करना पड़ेगा सीमेंट है, पत्थर है, या क्या कहते हैं फैन है, या कोई प्लास्टिक है, फोन है, क्या है, उसमें से जो चीजें जहां से आ रही है वो उस बेस पे इंडस्ट्रीज होती है। तो इतनी आसानी से आप उसको बता सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो इंडस्ट्रीज किस बेस पे। मसाले हैं, है ना, एग्जांपल के लिए। अब कुछ होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल्स वो सारे सब्सटेंस होते हैं जिनके, देखिए आप चल रहे हैं, आप पार्क में चल रहे हैं, पार्क में पत्थर मिला आपको, उस पत्थर के अंदर अगर ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कोई वैल्यू हो तो वो मिनरल्स है। अगर उस सब्सटेंस के अंदर या उस पार्ट के अंदर, उस पत्थर के पार्ट के अंदर अगर कुछ भी वैल्यू हो, वो पत्थर हमें नहीं दे रहा तो वो मिनरल नहीं होता है। अब मिनरल हमें कहीं भी मिल सकता है, धरती के अंदर, धरती के ऊपर, धरती से बहुत ऊपर, है ना, पानी के अंदर, कहीं भी हमें मिनरल्स मिल सकता है, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता है। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, लेकिन बेसिकली वो दो टाइप से डिवाइड होती है। एक होती है फेरस जिसमें लोहे की मात्रा होती है, और एक होता है नॉन फेरस जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। बट ऑल दीज आर द मिनरल्स इंडस्ट्रीज। एग्जांपल के लिए पेन मेरे हाथ में, इस पेन का प्लास्टिक फॉर्म था। अब ये प्लास्टिक जो है एक मिनरल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अब मिनरल में अगर मैं एग्जांपल दूं, मिनरल में अगर मैं कोई मटेरियल में एग्जांपल दूं, तो अगर ये पेन लोहे का है, अगर ये पेन लोहे का है, तो इसके अंदर जो लोहा इस्तेमाल हो रहा है वो लोहा मुझे आयरन ओर से मिला है। और आयरन ओर एक तरीके का पत्थर होता है जो एक मिनरल होता है।
और वो जो मिनरल होगा वो एक फेरस मिनरल होगा, क्योंकि फेरस में लोहे की मात्रा ज्यादा आ रही है। ऐसे मैंने क्या बताया, मेरे पास एक स्केल है, स्केल भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि धरती को खोद के ऐसा स्केल बनाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं है, सो दैट इज वाई ये नॉन फेरस क्या कहते हैं मिनरल्स हो गया, और वो है तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ही। ठीक है, इतना आपने समझ लेना है, इतनी सी बात है, और कोई बड़ा आपको इतना मतलब समझने की जरूरत नहीं है। आप नॉन फेरस फेरस के अंदर अंतर जानते हैं। मिनरल्स वो सभी सब्सटेंस होते हैं जिसके उसके कोई भी पत्थर या किसी भी ठोस फॉर्म में, लिक्विड में कोई ना कोई सब्सटेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा रसायन बेस्ड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल तो आपको पता है, पत्थर के मैं कह रहा हूँ पानी कोई भी लिक्विड फॉर्म होती है ना, उसके अंदर किसी प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है ताकि वो एक अच्छी तरीके से क्या कहते हैं काफी लंबे समय तक बचा रह सके। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ये मेरे पास है सैनिटाइजर है। इस सैनिटाइजर के अंदर जो भी केमिकल मिलाया गया होगा उससे जर्म्स मारे जा सकते हैं, है ना। तो ये भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री से ही बना है, बट ये प्लास्टिक जो है वो एक दूसरा मिनरल्स हो सकता है। सेम एग्जांपल के लिए मेरे पास ये इंक है, इस इंक को व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस इंक के अंदर जो भी इंक है मतलब व्हाइट बोर्ड की इंक, इसमें तो किसी ना किसी प्रकार का केमिकल ही होगा जिसकी वजह से आप इसे व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं। तो जितना भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है वो कुछ ऐसे ही होता है, तो इसीलिए इसे हम पेट्रोलियम ऑयल मतलब ये ज्यादातर मिनरल ऑयल बेस्ड होते हैं, दैट इज दिस इज द केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आप सिंथेटिक्स देख सकते हैं, फाइबर देख सकते हैं, प्लास्टिक देख सकते हैं, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री आर आल्सो बेस्ड रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द वुड, कोल, सिंथेटिक फाइबर, उसके बाद प्लास्टिक, मतलब केमिकल जो होता है हमें दूसरी और चीजों से भी मिलता है। तो इसलिए केमिकल इंडस्ट्री एक बेस इंडस्ट्रीज है जो किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट से हमें क्या कहते हैं वुड मिलता है, तो वुड से भी हम किसी ना किसी प्रकार का केमिकल बना लेते हैं, या वुड के अंदर से किसी ना किसी प्रकार का केमिकल निकाल लेते हैं, है ना। तो प्लास्टिक है या जो भी चीजें, तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री तो आपको पता ही है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में मेन बेसिकली हम कुछ भी फॉरेस्ट से उठा रहे हैं, दवाइयां हैं, चेयर है, पंखा है, या ये टेबल है, कुछ भी हम उठा रहे हैं तो सारा का सारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। दरवाजा है ना, खिड़की है, कुछ भी आप चेयर है, कुर्सी है, दीज ऑल द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बहुत ही छोटी भी हो सकती है और बहुत ही बड़े प्रोडक्ट का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के बेस में करती है। स्पेशली मैंने फर्नीचर बता दिया, फर्नीचर में हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का ही इस्तेमाल करते होंगे। और उसके बाद लाख की चूड़ियां बनती है ना, तो वो लाख इंडस्ट्री जो होगी ना वो भी एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगी। लाख जैसे चूड़ियां बनाई जाती है, तो फॉरेस्ट के अंदर से कुछ भी चीजें मिल रही हो, पत्ते, फूल, पौधे, उसके बाद क्या कहते हैं जड़ी बूटियां, उसके बाद लकड़ियां, जो भी फॉरेस्ट से मिलता है वो सारी की सारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, वो आपको पहचाननी होगी। और दूसरा होता है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। अब फॉरेस्ट के अंदर एनिमल भी रहते हैं, तो वो फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल रहते हैं वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होगा। मतलब अगर आपको लेदर की जैकेट पहननी है, शेर की खाल की जैकेट पहननी है, तो वो तो जंगल में मिलेगा ना आपको, तो वो एनिमल वो क्या होगा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री फिर नहीं होगा, फिर वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगा। मतलब आपके गाँव के अंदर या आपके शहरों के अंदर स्पेशली पोल्ट्री फार्म खोले जाते होंगे जो स्पेशली मुर्गों पे बेस्ड होते होंगे, तो मुर्गे जो होते हैं वो स्पेशली पोल्ट्री फार्म के अंदर होते हैं। सो दैट इज वाई पोल्ट्री फार्म जो है वो भी एक इंडस्ट्री है। फिश है, भेड़ है, गाय है, कुत्तों की इंडस्ट्रीज भी होती है ना। तो ये सारे के सारे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। यानी कि मैं कहूँ कि अगर कोई बंदा लेदर का काम कर रहा है तो लेदर के काम के लिए वो इंडस्ट्री जो होगी वो एक एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होगी। यानी कि लेदर इंडस्ट्री को हम कहेंगे कि वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। इवन वुल जो होता है, वुल मतलब जो भेड़ होती है, उसका इस्तेमाल हम ऊन के लिए करते हैं, यानी कि वो इंडस्ट्री जो होगी वो भी इंडस्ट्री एक एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होगी। इवन हम जो सांड है या जो क्या कहते हैं हाथी होता है, उसके सूंड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो वो भी इंडस्ट्री एक तरीके का क्या कहते हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होगी। लाख की चूड़ियां बनती है और यहाँ पे इनके सूंड की भी चूड़ियां बनती है, इवन इनकी मेडिसिन भी बनती है, जैसे शरीर के अंदर बहुत तरीके की सुपर पावरफुल जैसी शक्ति आती है। ठीक है, सुपर पावरफुल सुपर हीरो जो होते हैं, शक्तिमान जैसी वाली पावर, वो ऐसी शक्ति आती है। इसके बारे में आप अलग से स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है बेस्ड इंडस्ट्री। ये मैं बताता हूँ, बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो अपने काम के लिए दूसरे उस पर डिपेंड होती है। मान लीजिए किसी को क्लोथ्स बनाना है, कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए उसे फाइबर इंडस्ट्री पे डिपेंड रहना पड़ेगा। किसी को मैंने बताया नट बोर्ड बनाने हैं, किसी को ऐसे लंबी लंबी पाइपें बनानी है, तो उसको दूसरे इंडस्ट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड द बेस इंडस्ट्री। जैसे कि लेदर है, लेदर इंडस्ट्री को लेदर का काम कर रहा है, लेदर के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जंगल के ऊपर जानवरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो वो एक डिपेंडेड इंडस्ट्री होगी, इसलिए उसे बेस इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंडस्ट्री होती है।
यानी कि हर इंडस्ट्री एक बेस इंडस्ट्री हो सकती है। दूसरा कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, भाई ये तो वो गुड्स होते हैं जो डेली बेस पे कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो इसीलिए इसे हम कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस्ड ऑन ऑनरशिप ये वाला जरूरी है आपके लिए। पब्लिक ऑनरशिप, प्राइवेट ऑनरशिप और उसके बाद जॉइंट ऑनरशिप। ये होता क्या है, देखिए कोई भी इंडस्ट्री हमारे भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है तो वो सारी की सारी इंडस्ट्री किसी ना किसी चीज पे बेस्ड है। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो सरकार के हाथों में होती है डायरेक्टली पूरी की पूरी। हाँ, उसके बाद अगर सरकार नुकसान में जाती है तो सरकार इंडस्ट्री को बेचती है प्राइवेट हाथों के अंदर, जो आज की डेट में हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसकी वीडियो मैंने रिसेंटली आपको बताई थी। आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख भी सकते हैं, वहां पे मैंने बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से सरकार, जो सरकारी हाथों में जो कंपनियां होती हैं, जो पूरी तरीके से सरकार का कंट्रोल जिनके हाथों में होता है, वो पूरी तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर कहलाता है, पब्लिक सेक्टर कहलाता है। ठीक है ना, आपने बहुत बच्चों को, छोटे बच्चों को डायलॉग सुना होगा कि तेरे बाप का पार्क नहीं है, मैं खेल सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो पार्क होता है ना, वो सरकार का होता है, इसलिए उसमें सभी का पूरा पूरा हक होता है। ऐसे ही ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इस इंडस्ट्रीज के अंदर पूरी तरीके से आप देखेंगे सरकार का हक होता है, तो इसलिए सभी प्राइवेट और जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं वो इनके हकदार होते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज वाई इसे हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और सरकार जब घाटे में आती है तो सरकार ऐसी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट हाथों में बेच देती है एज अ लीज के तौर पे, जो आज की डेट में हो रहा है। फिर होता है प्राइवेट सेक्टर, तो आप अमेजोन का जीता जाता है एग्जांपल देख सकते हो, जेफ बेजोस, इस बंदे का प्राइवेट सेक्टर है अपना खुद का, ये डायरेक्टली खुद का इन्वेस्टर है, खुद का वो इंडिविजुअल इन्वेस्ट करने वाला ये बंदा है। तो ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में होती है और प्राइवेटली काम करती है। इसका बेनिफिट डायरेक्टली किसी कंपनी के हेड को या उसके जो मेंबर ऑफ वो कंट्रियां होती है या जो उसके पार्टनर प्रोग्राम होते हैं उनको बेनिफिट होता है इस चीज़ का। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर है जॉइंट सेक्टर, जिसमें सभी दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें सरकारी रूल होते हैं, प्राइवेट लोग चलाते हैं, पर यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाते हैं, तो इसलिए इसे जॉइंट सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पहले भी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया था, अभी हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अंदर ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्री कौन सी थी। मतलब ये इंडस्ट्री कुछ ऐसी इंडस्ट्री में से आती थी, अगर आप देखें तो इसे हम पारंपरिक बड़े पैमाने पर उद्योग बोल सकते हैं। मतलब ये ना, जब अगले टाइम पीरियड के अंदर कोई भी इंडस्ट्री हो भी ना, कोई भी इंडस्ट्री हो या ना हो, तो अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो इंडिया के अंदर या दूसरी कंट्रियों के अंदर ये एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी जो कई सालों से चलती आ रही थी। मतलब अगर भारत देश को या दूसरी कंट्री को अपना बेस बनाना है तो गन्ने की फैक्ट्री वो बाद में लाएगा, सबसे पहले वो पूरी तरीके से उन फैक्ट्रियों के ऊपर काम करेगा, जो मतलब उन उद्योगों के ऊपर काम करेगा जो उस कंट्री की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, जिसमें से कोल और मैं कहता हूँ आयरन, स्टील वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से आ सकती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्रीज होती है ना, जो बहुत लंबे समय से आ रही है, गांधी के टाइम पीरियड से कॉटन चलता आ रहा है, उससे टाइम पीरियड से पहले कोल इंडस्ट्री के ऊपर कोयला हम लोग निकालते थे, वो इंडस्ट्री चलती आ रही है। आयरन ओर निकाला था, जिससे आयरन बनाया जाता था, वो इंडस्ट्री निकाली जा रही है। क्यों? क्योंकि उन सभी इंडस्ट्रीज से हम लोगों को क्या होता था, हाईली प्रोपोर्शनल एम्प्लॉयमेंट देखने को हम लोगों को मिलता था। मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे हमें रोजगार देखने को मिलता था। और क्योंकि ये जो रोजगार है ये उस टाइम पीरियड के अंदर हाईली डेंसिटी ऑफ हाउसिंग, यानी कि आवास का जो उच्च घनत्व हमें देखने को मिलता था, बहुत बड़े इलाके के अंदर इसको क्या कहते हैं, इसको प्लांट को लगाया जाता था, जिसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। अब क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो सिंपल सी बात है, ये ट्रेडिशनल बेस था। अर्ली टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं थे, इतने ज्यादा संसाधन ठीक प्रकार से हमारे पास नहीं थे। सो दैट इज हमारे पास उस समय पे मैं कह सकता हूँ पुअर सर्विस इंडस्ट्रीज की होगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा बहुत लो या बहुत इंफीरियर होगा। मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास नहीं थी, इसलिए हम देखते थे ना पुरानी फिल्मों के अंदर मजदूरों का किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो हमारे ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्रीज थी उसमें टेक्नोलॉजी बहुत शुरुआती समय में लो थी। तो इसीलिए हम इन्हें ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्री तो बोल सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमें देखने को मिलती थी। जर्मनी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जर्मनी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है जिसे आप वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री बोल सकते हैं, वो है कोल इंडस्ट्री। मतलब जर्मनी के अंदर एक जगह थी जिसे आप रूह बोलते हैं। रूह एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पूरी तरीके से बहुत बड़ा परसेंटेज कोयले का और स्टील और आयरन का पूरी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्री क्यों हो गई? क्योंकि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए स्टील, आयरन और कोल और कॉटन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और जर्मनी उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। अगर आपको याद हो तो जब जर्मनी को कैप्चर करा गया था, जब जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हराया गया था, तो जितनी भी अलायंस कंट्री थी ना, उन्होंने जर्मनी के राइनलैंड वाले हिस्से को कैप्चर कर लिया था।
क्यों कैप्चर कर लिया था? क्योंकि यही हिस्सा तो सबसे इंपॉर्टेंट था जहाँ पे कोल, स्टील, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा मिलेगी। और इसलिए फिर आपको पता होगा कि डिमांड फॉर द कोल डिक्लाइन सो द इंडस्ट्री श्रिंकिंग। कहने का मतलब जैसे डिमांड जो थी इंडस्ट्रीज की वो अगर कम होने लग जाती है तो फिर उसकी कंट्री का खुद भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो गिरने लग जाता है किसी भी कंट्री का। तो रूहू उनमें से जीता जागता एग्जांपल था जो राइनलैंड में ही कन्वर्ट होता था। वहाँ पे 80% लोहा जो था पूरी जर्मनी का वही मिलता था। और देखो यहाँ पे अलायंस कंट्री ने कितना दिमाग खेला। उन्हें पता था कि अगर जर्मनी के इस हिस्से को कैप्चर कर लिया जाएगा तो जर्मनी की पूरी इकोनॉमिक हमारे पास आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे करके इन सभी जो बेस इंडस्ट्री कह लो या ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्री कह लो, इन सभी इंडस्ट्रीज की वजह से नई इंडस्ट्रियां भी निकल के आई बाद में जाके, है ना। जैसे कि कार असेंबली इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, कितने कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। ये सारी इंडस्ट्रियां नई निकल के आई बाद में जाके, क्योंकि हमें समझ में आया कि ट्रेडिशनल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो काम तो करेगी लेकिन हमें और चीज़ों पे भी तो काम करना ही करना है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने देखा कि पहले पूर्व सर्विस होती थी, इंफीरियर टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, तो हम लोगों ने उसके अंदर थोड़ा बहुत इन्वेंशन करने की शुरुआत कर दी। अब इन्वेंशन करने की हमने शुरुआत करी तो हम लोगों ने असेंबली लाइन, ऐसी असेंबली लाइन लगानी चालू कर दी। हमने पर्टिकुलर एक ही वर्कर का स्पेशली एक ही काम फिक्स कर दिया कि एक वर्कर का स्पेशली एक काम ही होगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में अच्छा करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे अगर हम हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी जो वाली ट्रेडिशनल बेस्ड इंडस्ट्री थी उसमें हमने हाई टेक्नोलॉजी लगाई, हमने पावर सर्विस अच्छी कर दी, हमने नए इन्वेंशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैकेनिज्म अच्छा कर दिया, हमने प्रोफेशनल वर्कर रखने चालू कर दिए, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बनाने चालू कर दी, हमने हाईली स्किल्ड स्पेशलाइज्ड वर्कर को रखना चालू कर दिया। और उसके बाद हमने पूरी की पूरी सिस्टम के अंदर रोबोटिक बेस पे काम करने के लिए हमने रोबोट का भी इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी और मतलब हमारे ट्रेडिशनल बेस्ड इंडस्ट्री थी जब वो टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व हो गई तो वो और अच्छी होती चली गई और अच्छी होती चली गई। तो ये अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल वगैरह हमने करना लगे। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक आती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सभी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक बेस इंडस्ट्री का काम करती है और कच्चे माल के रूप में सभी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है ना। तो इसीलिए इसे हम हैवी इंडस्ट्री के नाम से ही पुकारते हैं। तो अगर आप देखिए तो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्री ज्यादातर जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज होती है वो वही होती है जहाँ कोयल मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, कोक अच्छा मिल जाएगा, आयरन अच्छा मिल जाएगा, मैग्नीशियम अच्छा मिल जाएगा, मैग्नीशियम अच्छा मिल जाएगा। तो वहीं पे हैवी इंडस्ट्रीज हमें ज्यादातर देखने को मिलती है और सारी की सारी इंडस्ट्रीज इनके ऊपर ही डिपेंड होती है। दैट इज वाई ट्रेडिशनल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है। अब ट्रेडिशनल बेस्ड इंडस्ट्रीज का फायदा ये होता है कि वो पोर्ट्स के आसपास होते हैं, वो मिनी स्टील इंडस्ट्रीज जो है उनके आसपास नियर बाय में लोकेटेड होती है। अब अगर हम पुराने टाइम पीरियड के अंदर देखें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक थी। ये ट्रेडिशनल बेस्ड इंडस्ट्री थी और इस इंडस्ट्रीज के अंदर हमने टेक्नोलॉजी जोड़ी और धीरे धीरे हम इसे और अच्छा करते चले गए। तो कॉटन इंडस्ट्रीज का अगर इतिहास देखें तो पहले वो हैंडीलूम था, यानी कि हाथों से काम होता था, फिर पावर लूम हो गया, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, देन फाइनली हमने इसे मील सेक्टर बना दिया। तो हमने टेक्नोलॉजी के साथ इसमें छेड़छाड़ करी, टेक्नोलॉजी इसमें ऐड करा और उसके बाद हमने इसको और अच्छा बना दिया। हैंडीलूम में क्या होता था, पहले मैनुअली इंसान काम करता था, उसमें एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत जनरेट हो जाता था और सेमी वर्कर जो थे वो भी इसमें काम कर रहे थे। ज़्यादा पैसे की जरूरत होती नहीं थी, इसमें महिलाएं ज़्यादा काम करती थी, इसमें मैनुअली काम ज़्यादा होता था, इसलिए से हैंडीक्राफ्ट या हैंडीलूम बोला जाता था कॉटन इंडस्ट्रीज को, है ना। तो यहाँ पे एक ये है। दूसरा फिर समय के साथ साथ इन्वेंशन हुआ, हमने क्या कहते हैं ये बनाया, इसको स्पिनिंग जेनी के नाम से पुकारा था इस मशीन को, हमने इसमें पावर लूम बनाया। अब यहाँ पे जो इंसान 3-3, 8-8 घंटे के अंदर काम करता था वो इंसान इस मशीन से बहुत जल्दी से कॉटन को कपड़े में कन्वर्ट या धागे में कन्वर्ट कर दिया करता था। तो इसे मशीन का यूज़ करना इसलिए बता दें ताकि इसमें काफ़ी कम लेबर की ज़रूरत हो और प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो सके, है ना। प्रोडक्शन कम हो और मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो और मैनुअली काम कम करना पड़े। लेकिन फिर हमने मील सेक्टर बना दिया, हमने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया और टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने के लिए इसके अंदर काफ़ी पैसा लगता है और फिर हमने बल्क के अंदर चीज़ों को बनाने लग गए। तो इस तरीके से हमने इसका जीता जागता एग्जाम्पल देखा। ये कॉटन इंडस्ट्री का जीता जागता एग्जाम्पल है जो ट्रेडिशन बेस्ड एग्जाम्पलों में से आता है। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो कॉटन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर के बहुत सारे देशों में है। कॉटन से जो भी कपड़ा बनाया जाता है, चाहे हमने हैंडीलूम से बनाया, चाहे हमने पावर लूम से बनाया, चाहे हमने मील सेक्टर से बनाया, उन सभी सेक्टर में अगर कॉटन को देखें तो कॉटन को आज की डेट में कॉम्पिटिट करना पड़ जाता है फाइबर मतलब दूसरे कपड़ों से। फैशनेबल कपड़े जो आज की डेट में सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं
वो क्लोथ्स जो है आज की डेट में अगर आप देखें तो वो क्लोथ्स आज की डेट में कहीं ना कहीं उनको कॉटन के कपड़ों से पूरी तरीके से फाइट करना पड़ जाता है, कंपटीशन करना पड़ जाता है। आप लोगों को कॉटन पहनने के लिए कहा जाए तो आप कॉटन बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे, पर आपको कूल जीन्स और फैशनेबल क्लोथ्स पहनने ज़्यादा पसंद होंगे जो दिखने में थोड़े से फैंसी आपको दिखाई दे, है ना। तो ये इतिहास है और यही है इस चैप्टर की कहानी। और